दो खबरें अब आपको सिर्फ मुझे बतानी है। दूसरी खबर आप पहले सुनिए कि पाकिस्तान की ज़मीन पे क्या जहर उगला जा रहा है और कैसे ईरान को फंसाने के लिए तरह तरह के हथगंडे अरब देश और तुर्की मिलकर इसको कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि अभी तक सऊदी अरब और पाकिस्तान में ईरान को लेके कम से कम 3 से 4 मीटिंग हो चुकी हैं। बीच में तुर्की भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है और मिस्र भी आ चुका है। ऐसी स्थिति में ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान को ट्रंप ने बहुत अच्छे से अपना मोहरा बना लिया है। अभी आपने 2 दिन पहले सुना था कि पाकिस्तान के झंडे लगे 10 तेल टैंकर आराम से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए निकल गए और ईरान ने उनको जाने दिया। उन्होंने कहा कि हम इनका स्वागत करते हैं, ये जाएं। इसके पीछे का लॉजिक क्या था? ईरान अच्छे से जानता है कि पाकिस्तान उसको डिच करेगा, धोखा देगा, उस पर हमला करवाएगा, क्योंकि उसके पीछे की सबसे बड़ी जो भौगोलिक कंडीशंस हैं वो ऐसी हैं जो ये साबित करती हैं कि पाकिस्तान ही एक ऐसा सबसे ज़बरदस्त रास्ता है जहां से ईरान पर बहुत भीषण हमला ज़मीनी हो सकता है। और आप खबर लगातार सुन रहे हो कि अमेरिका लगातार 10,000 नए अपने मरीन सैनिकों को और 82 एयरबॉर्न डिवीज़न को तुरंत ईरान के ऊपर उतारने जा रहा है। तो हो सकता है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास ना उतरकर पहले इधर की तरफ से एंट्री करें, या कोई और प्लान भी हो सकता है जो अभी तक लीक नहीं हो पाया है या उसको डिकोड नहीं कर पाया है। लेकिन अब ये आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है। नंबर एक बात आपको बता दें कि पाकिस्तान और ईरान की जो सीमा है वो है ज़मीन पर 909 किलोमीटर, और ऐसे 3 बड़े रास्ते, बड़े आसान रास्ते हैं जहां से पाकिस्तान से ईरान बड़े आराम से जा सकते हो। हालांकि वो बहुत पहाड़ी इलाका, थोड़ा रेतीला इलाका है, और ये बलूचियों वाला जो इलाका है ना, बलूचिस्तान और ये दोनों तरफ का इलाका वहाँ आपस में जाके जुड़ता है। तो ईरान को डर है कि पाकिस्तान अगर अब अमेरिकन सैनिकों को अपने यहाँ से एंट्री कराएगा, या कोई स्पेशल ऑपरेशन होता है, या पाकिस्तान की सीमा से घुसकर पैराट्रूपर्स सीधे ईरान के अंदर खास जगहों पे उतरते हैं, तो हो सकता है कि पाकिस्तान इसमें मदद कर दे। और उसके जिंदा सबूत ये हैं कि 30 मई को एक बहुत बड़ी मीटिंग पाकिस्तान के अंदर होने जा रही है, जिसमें सऊदी अरब है, जिसमें मिस्र है, और जिसमें तुर्की है, और खुद पाकिस्तान है। ये ठेका जो दिया गया है वो जनरल मुनीर को दिया गया है, जो हमारे सामने खड़े हुए हैं, और उनको ये बोला गया है कि भाई आपको हर हालत में ईरान को किसी भी कीमत पर समझाना होगा। और आप अच्छे से जानते हैं कि जो मुनीर थे वो ट्रंप का 15 शर्तों का एक प्रस्ताव लेने गए थे, और उधर मतलब उनको भेजा गया था चिट्ठी के थ्रू, और उधर से ईरान ने अपनी 5 शर्तों वाला एक ऐसा समझौता इनको भेज दिया जिसको देखकर ट्रंप और नेतन्याहू दोनों बिलबिला गए। और स्थिति ये हो गई कि ट्रंप और नेतन्याहू आपस में लड़ने लगे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि हम ईरान को अच्छे से दबा लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ये जो तेल टैंकर वाली चाल थी पाकिस्तान की, वो ये दिखाने की थी कि अगर ईरान हमसे हमारे तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाएगा तो हमें दुश्मनी देने का मौका मिल जाएगा। ईरान भी में ऐसा लगता है ईरान में भी कोई चाणक्य बैठा हुआ है, ईरान में भी कोई धुरंधर बैठा हुआ है। भाई साहब, ऐसा धुरंधर बैठा हुआ है जिसके पास चाणक्य जैसा दिमाग है और जिसके अंदर कहते हैं बाहुबली जैसी हिम्मत है। और यही वजह है कि उसने क्या किया, इनको तेल टैंकर दे दिए, बोले एक काम करो, तुम वैसे भी भूखे नंगे हो, तेल की तुम्हारे यहाँ बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगी हुई, तुम एक काम करो, 2 टैंकर तुम ले जाओ, एक भारत को भेजो, 2 चीन को भेजो, एक थाईलैंड को भेजो। इस तरीके से उसने 10 टैंकर निकाल दिए। ट्रंप बड़े खुश हो गए, उन्हें लगा कि दुनिया में हम ये बताएंगे कि देखिए ईरान हमसे डर रहा है। 10-10 तेल टैंकर उसने हमारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकाल दिए। लेकिन ईरान ने ऐसा क्यों किया? ईरान ने दुनिया को ये बताया कि हमारी पाकिस्तान से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं जो जंग लड़ रहा हूँ वो इस्लाम के लिए या इस्लामिक देशों के लिए लड़ रहा हूँ। ये मेरी जंग किसी भी व्यक्तिगत देश से नहीं है, खासतौर से खाड़ी के देशों से। उसने सीधा बोला है कि मेरी जो दुश्मनी है वो अरब देशों से है जो अपने ज़मीन का इस्तेमाल करने दे रहे हैं, और मेरी इजराइल और अमेरिका से है। ये शुरू से ईरान कहता चला आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो 909 किलोमीटर का बॉर्डर है, अगर वहाँ से अमेरिकी सैनिक बख्तरबंद गाड़ियों और कुछ टैंकों के साथ, और हो सकता है कि ये पाकिस्तानी सेना भी उसमें शामिल होकर अगर जाती है, तो ये ईरान के लिए एक बहुत ही घातक और चैलेंजिंग पॉइंट बन जाएगा, और शायद उससे बाहर निकलना फिर ईरान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि याद रखिए, कोई भी युद्ध कितना भी इंपॉर्टेंट हो, कोई कितना भी शक्तिशाली हो, चाहे आप अंतरिक्ष से मार दो, चाहे आसमान से मार दो, चाहे समंदर से मार दो, लेकिन असली कब्जा और असली जीत जो होती है वो हमेशा ज़मीन पर होती है। और इसीलिए शायद अमेरिका और इजराइल को अब ये लगने लगा है कि जब तक हम ग्राउंड ऑपरेशन नहीं करेंगे हम जीत नहीं पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अमेरिका को यह बहुत भयानक डर है कि अगर हमने ईरान में डायरेक्ट अपनी सेना उतार दी और 10,000 सैनिकों को वहां पहुंचा दिया, तो ऐसा ना हो कि जो 10 लाख सैनिक हैं ईरान के, जिसमें IRGC के सैनिक हैं, रूटीन
ईरानी सेना है और बसीज है और कुछ स्वतंत्र लड़ाके, इनकी संख्या 10 लाख से ज़्यादा है। अगर वो पूरे 31 प्रांतों में फैल गए और मोर्चे उन्होंने संभाल लिए तो अमेरिका के लिए ये एक, मैं बता रहा हूँ, ईरान जो है वो नरक या जहन्नुम का रास्ता बन जाएगा। और जिसको बोलते हैं कि सिर पड़ते ओले गिरे, यानी सिर मोड़ते ही ओले पड़े, ये स्थिति आ जाएगी अमेरिका के लिए। अब अमेरिका चाहता है कि उसकी किसी तरीके से नाक बचे, तो अब पाकिस्तान का इसमें इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान के ऊपर सऊदी अरब ने इतना ज़्यादा दबाव बना दिया जिसका कोई ठीक नहीं है। आपको पता ही होगा, अभी कुछ ही दिन पहले जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं वो सऊदी अरब के दौरे पे गए थे। इसके अलावा जनरल फील्ड मार्शल जनरल असीम मुनीर वो कई बार बात कर चुके हैं। इस समय तो वही सबसे बड़े ठेकेदार बने हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ईरान के खिलाफ जो मुहिम चल रही है उसको लेकर पाकिस्तानियों में बड़ा गुस्सा है। वो उनका साफ कहना है कि जब हमारे इस्लामिक मुल्क के ऊपर इतना बड़ा अटैक हो रहा है तो हम अमेरिका का साथ क्यों दें? अमेरिका ने तो हमें वैसे ही बर्बाद और कंगाल किया पाकिस्तान को, अब और हमें कितना बर्बाद कराओगे? कल को अगर ईरान के ऊपर पाकिस्तान की ज़मीन से हमला होगा तो आप ये मान के चलिएगा जिस रास्ते से ये सेनाएं घुसेंगी वहाँ पे ईरान सीधा हमला करेगा। और फिर आपको बता दें वो फिदाइन मोड में है, उसको रोक नहीं पाएगा कोई देश। और यही इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आज ईरान की, कहते हैं ना, हार की जीत हो रही है। ईरान को हारते हुए आप बोल रहे हो, लेकिन यहाँ पे हार की जीत हो रही है। हम लोग ने बचपन में अपनी किताबों में पढ़ा है कि हार की जीत कितनी मीठी और कितनी ज़बरदस्त होती है। तो इस समय जो ईरान की हार की जीत हो रही है वो ये दिखाती है कि अगर वो 1 महीने से लड़ रहा है तो वो ये साबित करता है कि ईरान के हथियार नहीं लड़ रहे हैं, ईरान का जज्बा लड़ रहा है, उसकी हिम्मत लड़ रही है, उसका कमिटमेंट लड़ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जब लीडरशिप पूरी खत्म हो गई तो पूरा ईरान अपने आप को खुद खामनी समझने लगा है। और उनकी विरासत को बचाने के लिए पूरा ईरान, यानी कि कहना चाहिए कि 9-9.5 करोड़ जो वहाँ की जनता है उसमें से मान के चलिए 80-90% जो है वो खामनी शासन की सत्ता को, उनके शासन को हर हालत में बचाना चाहती है। और यही वजह है कि ईरान जो है वो हर मोर्चे पर ज़बरदस्त पलटवार कर रहा है। जैसे ही इजराइल ने इसके 2 परमाणु ठिकानों पे हमला किया कल रात में, आज क्या किया, डिमोना न्यूक्लियर प्लांट के पास कम से कम 5 या 6 बैलिस्टिक मिसाइलें मार दी हैं। और वहाँ लगातार सायरन बज रहे हैं। लगातार सायरन का मतलब ये है कि इस पे पहले भी, आपको बता दें, इस पे पहले भी 17 मार्च को एक बड़ा अटैक हुआ था डिमोना के ऊपर, उसके बाद अब फिर अटैक हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ईरान चाहेगा तो डिमोना न्यूक्लियर प्लांट के जो बिल्कुल सेंटर, जो एपिक सेंटर है, वहाँ पे सीधी मिसाइल मार सकता है। लेकिन वो भी बच रहा है। वो जानता है कि अगर उसने डिमोना को उड़ा दिया तो पूरे इलाके में तबाही आ जाएगी। और ईरान के ऊपर सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि डिमोना न्यूक्लियर प्लांट से सिर्फ 90 से 95 किलोमीटर दूर यरूशलेम है, अल अक्सा मस्जिद है। ये वो इलाका है जो न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर जो कहते हैं रेडिएशन होगा उसकी चपेट में आ जाएगा, या उसमें बहुत से ज़्यादा लोग मारे जाएंगे। एक स्टडी में साफ बोला गया है कि अगर ईरान ने डिमोना न्यूक्लियर प्लांट को उड़ा दिया तो आप मान के चलिए शुरू के 10 मिनट में ही 2 लाख लोग मार दिए जाएंगे, मर जाएंगे, बचेंगे ही नहीं, कोई भी नहीं बचा पाएगा, चाहे कोई कुछ कर ले। और यही सारी जो आंकड़े देख के आ रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, उसका एक सबसे जिंदा सबूत मिला है कि ईरान इजराइल को कितनी बुरी तरीके से मार रहा है। तेल अवीव, हाइफा, सफ़ेद, नेगवे, ये वो इलाके हैं जहां बिल्कुल, यरूशलेम, ये वो इलाके हैं जहां ईरान ने कहते हैं हर दिन मिसाइलें और ड्रोन मार रहा है। हालांकि ये दावे किए जाते हैं कि अमेरिका इजराइल के 20 हमले और ईरान का 1 हमला, जो कहते हैं ना 1 मिसाइल मार पा रहा है, अगर वो 20 मार रहे हैं तो ये 1 मार पा रहा है। लेकिन स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि ईरान जो है उसका पलटवार ही इतना ज़बरदस्त है कि उसको रोक ही नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के जो UN राजदूत हैं गेरार्ड एबन, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने सीधा बोला है कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इजराइल में इस वक्त 15 सेकेंड बचने का वक्त मिल रहा है, सिर्फ 15 सेकेंड। अगर मिसाइल हमला होता है, क्योंकि वो बहुत नज़दीक से कई जगहों से हो रहे हैं, उसमें सीधा बोला गया कि अगर 15 सेकंड में हम बच पाए तो बच गए, वरना हम मारे जा रहे हैं, हमारे लोग या घायल हो रहे हैं। उन्होंने वर्ड मारे जाना यूज़ नहीं किया, लेकिन इतना जरूर बोला है। और उन्होंने अपना सायरन सुनाया, जो इजराइल में सायरन बजते हैं उसको उन्होंने पूरे UN में सुनाया कि देखिए ऐसा सायरन पूरे इजराइल में बज रहा है और हमारे बच्चों को बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ 15 सेकंड है। अगर 15 सेकंड में हम बंकर के अंदर या शेल्टर में नहीं पहुंचे तो हमारे यहाँ कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। और दुनिया को इस पर बोलना चाहिए, ईरान के खिलाफ बोलना चाहिए। इजराइल को ऐसा लग रहा है कि हल्के हल्के जो माहौल है वो ईरान के पक्ष में ज़्यादा जा रहा है, उनके पक्ष में कम आ रहा है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि अमेरिका और इजराइल आपस में भिड़ गए हैं। मार्को रूबियो कह रहे हैं कि अभी हम 2-3 हफ्ते और लड़ेंगे, बाकी ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं साहब, हमें युद्ध को ख़त्म करना है। जो रक्षा मंत्री हैं पेट हेग्सेथ, वो ये बोल रहे हैं कि साहब हम तो इसको अंतिम प्रहार जब तक पूरा नहीं कर लेंगे तब तक नहीं मानेंगे। जनरल डैन कैन बोल रहे हैं अमेरिका के कि भाई जब मैंने ट्रंप से मना किया था युद्ध मत करो, तब वो युद्ध करने लगे। अब मैं जब कह रहा हूँ युद्ध करो तो ये कह रहे हैं कि यार वापस आ जाओ। ये मैं नहीं मानूंगा, मैं एक जनरल हूँ, मैं कभी
कभी भी इतिहास की किताबों में ये नहीं लिखवाऊंगा कि जनरल डैन कैन ने एक ऐसा युद्ध लड़ा जहां से वो पीठ दिखा के भागे या उनको मार पड़ी। तो जनरल डैन कैन जो नाक है, इसमें अमेरिका में बहुत बड़ी बड़ी नाक हो गई। उसमें सबसे लंबी जो नाक है वो किसकी है? ट्रंप की। उसके नीचे फिर आएगी मार्को रूबियो विदेश मंत्री की। उसके बड़ोस में आएगी किसकी? रक्षा मंत्री पेट हेग्सेथ की। साथ में किसकी आएगी? जनरल डैन कैन की। ये जो नाक की लड़ाई चल रही है पेंटागन और व्हाइट हाउस के अंदर, उसका खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है। पूरी दुनिया में तेल का कलेश मच गया है और $118 तक जो पर बैरल है ये तेल के दाम पहुंच चुके हैं। मैं इस चीज़ को बहुत जल्द समाप्त करने वाला हूं, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ईरान ने एक ऐसा ट्वीट किया है, वो भी मुंबई में ईरानी राजदूत ने, और उन्होंने दावा किया है कि भाई देखिए हमने क्या किया है, हमने देखा है कि जो भारत है उसका रुख बड़ा स्पष्ट और साफ है। वो साफ दिखाना चाह रहा है कि हम किसी के पक्ष में नहीं है, इस युद्ध को रुकना चाहिए और इसीलिए हम भारत को सलाम करते हैं। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने मिसाइलों के ऊपर लिखा कि भारत के लोग हम आपके आभारी हैं, यानी कि आपका धन्यवाद, और मिसाइल को लिखकर अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पे दाग दिया। ऐसी मिसाइलों पर 4 देशों के नाम लिखे गए हैं। एक भारत का नाम लिखा गया है, पाकिस्तान का लिखा गया है, जर्मनी का लिखा गया है और स्पेन का लिखा है। आप हमारे इस पे लगातार आप देख रहे होगे, ये देखिए भारत के लोगों धन्यवाद। ये मिसाइल है, इस मिसाइल का नाम नहीं बताया गया, क्या लिखा है? थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों धन्यवाद। ये देखिए, ये ट्वीट किया गया है कॉन्सुलेट जनरल ऑफ IR ईरान इन, ये भारत में मुंबई से किया गया है और ये दिखाने की कोशिश की गई है कि भारत के लोगों का हम धन्यवाद देते हैं। इस ट्वीट का बहुत ही गंभीर और बहुत ही गहरा मकसद है। इसका ये है कि जियोपॉलिटिक्स में भारत की जो धाक है वो ये दिखाती है कि इजराइल और ईरान दोनों हमारे मित्र हैं, हमें दोनों को कैसे संभाल के रखना है और दोनों को किस तरीके से इस युद्ध से बाहर निकालना है, यही भारत का मकसद है। और इसीलिए भारत सरकार बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इसीलिए ईरान हमारे तेल को स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जब बाहर निकलते हैं तो उनको गार्ड करता है कि आप सुरक्षित बाहर निकलिए, हम आपके साथ जा रहे हैं, आप किसी बारूदी सुरंग से या समुद्री सुरंग से ना टकरा जाएं। इसलिए ईरान उसका पूरा ख्याल रखता है। ऐसा व्यवहार ईरान का बाकी देशों के साथ इतना लचीला नहीं है जितना भारत के प्रति है। ऐसे ही इजराइल के साथ है। इजराइल के राजदूत, इजराइल के प्रधानमंत्री सब बात करने में लगे हैं कि यार कैसे भी इसको निपटाओ, लेकिन बस एक ही डर है कि जो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है वो अपने आप को विश्व गुरु दिखाने के चक्कर में, अपने आप को ये दिखाने की वो अमेरिका का कितना बड़ा एलाई है और वो अरब देशों की कितनी बड़ी मदद कर रहा है, उसके चक्कर में अपनी ज़मीन से ईरान के ऊपर हमला ना करा दे। अगर पाकिस्तान ने ये बेवकूफ़ी कर दी और अपनी ज़मीन से ईरान के ऊपर हमला किया तो आप ये मान के चलिए ये युद्ध जो है वो हमारे दरवाजे में पहुँचने में सेकंड भी, रत्ती भर भी देर नहीं लगेगी। और कोई भी बड़ा अगर नुकसान होगा तो उसमें पूरी दुनिया जो है वो हाथ मसलती रह जाएगी, क्योंकि इस युद्ध को रोकना फिर किसी के बस की बात नहीं रह जाएगी। खबरें यहाँ तक हैं कि अगले कुछ महीनों में या हफ्तों में अगर इंटरनेट तबाह हुआ इस जंग में तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में आएगा। महामंदी, जो हम लोग ने जो नुकसान देखा था ना कोरोना के वक्त, वो कुछ भी नहीं था, वो तो एक बैक्टीरिया से लड़ाई थी। यहाँ तो इतने बैक्टीरिया इकट्ठे हो गए युद्ध के जिन्हें साफ करते करते इंसान खत्म हो जाएगा। और यही वजह है कि अगर युद्ध अभी जल्दी नहीं रुका 1-2 हफ्ते के अंदर तो फिर विनाश तय है। जो भी आगे का बड़ा डेवलपमेंट होगा वो मैं आपको सटीक तरीके से बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि ईरान कौन सी चिप्स को मिसाइलों में इस्तेमाल कर रहा है जिसकी वजह से वो नागिन की तरह लहराती हैं, कभी चकमा दे के निकल जाती हैं, कभी खो खो खिलाड़ी की तरह कट मार के निकल जाती हैं। ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा बहुत जल्द और जो भी बड़ा डेवलपमेंट होगा वो मैं आपको पूरी शिद्दत के साथ बताऊंगा।